जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी पटवारी बनाने वाली सीरीज़ के बारे में, और इस पटवारी बनाने वाली सीरीज़ की अगली कड़ी में आज हम लोग जुड़ चुके हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग पर डिस्कशन करने के लिए। देखो, ये चीज़ चल रही है अपनी #PBWS यानी कि पटवारी बनाने वाली सीरीज़। ये पटवारी बनाने वाली सीरीज़ आपको पटवारी बना के ही मानेगी। क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आपको ऐसी क्लासेस मिल रही है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो। मैं साइंस भी करवाने वाला हूँ आपको। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इससे पहले जो कल क्लास हुई थी आपकी साथियों, उस कल वाली क्लास के अंदर अपन ने क्या डिस्कस करा था? कल वाली क्लास में अपन ने ये समझा था कि आयोग क्या होते हैं। आयोग, जिसको आप कमीशन बोलते हो, ये क्या होते हैं? हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं वापस से। आयोग बेसिकली एक ऐसा निकाय होता है जो कि सरकार की सहायता करता है, या फिर सरकार को सलाह देता है, या सरकार के विकासात्मक कार्यों में या फिर प्रशासनिक कार्यों में सरकार की सहायता करता है। तो बेसिकली सरकार प्रशासन करने के लिए, रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए इस प्रकार के आयोगों का निर्माण करती है। अब कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में संविधान में लिखा हुआ होता है कि हाँ, इस अनुच्छेद के तहत राज्य के अंदर ये कार्य करवाने के लिए आपको एक निकाय बनाना है या एक आयोग आपको बनाया जाना है। जैसे अपन ने बात करा था संवैधानिक आयोगों में, पहला अपना जो संवैधानिक आयोगों में आरपीएससी था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको राजस्थान लोक सेवा आयोग बोलते हैं। तो जो संविधान में जिन आयोगों के बारे में उल्लेख होता है उनको संवैधानिक आयोग बोलते हैं, और संविधान में जिन आयोगों का उल्लेख नहीं है उनको गैर संवैधानिक आयोग बोलते हैं, या फिर सांविधिक आयोग या फिर वैधानिक आयोग से भी के नाम से भी जानते हैं किसको? गैर संवैधानिक आयोगों को। अच्छा, कल अपन ने आरपीएससी के बारे में पढ़ लिया था। आपके तीन ही जो है मात्र ऐसे आयोग है राजस्थान के अंदर जो कि संवैधानिक आयोग है, जिसमें एक आपका आरपीएससी था जो अपन ने कल पढ़ लिया। आज अपन डिस्कस करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में, और फिर कल वाली क्लास में अपन वित्त आयोग के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। मैं एक आयोग की एक ही क्लास लेकर के आ रहा हूं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आपको ऑल ओवर सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं उस आयोग से संबंधित। आज तक जितने भी आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। साथ में पूरा का पूरा कंटेंट आपको मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। देखो, सारा कंटेंट अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में अपन शॉर्ट नोट्स बना करके सारी की सारी चीजें समराइज भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में कुछ एमसीक्यूज अपन डिस्कस करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पीवाईक्यू भी अपन डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यू चाहे आपके जो है आरपीएससी है, साथियों राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा कोई सा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया हो, या फिर आरएसएसबी आपका राजस्थान जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा भी, सबऑर्डिनेट जो बोर्ड है आपका, इसके द्वारा भी कोई सा भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया हो, उसमें राजस्थान के निर्वाचन आयोग से जो जो सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल मैं इस क्लास के लास्ट में आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। लेकिन पहली मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको कंप्लीट में ये आयोग पढ़ा दूं। देखो, इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो, क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, चैनल जाकर के ज्वाइन कर लेना। इस क्लास के होने के नेक्स्ट डे आपको जो है पीडीएफ उसकी अवेलेबल हो जाती है। चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो, राजस्थान निर्वाचन आयोग। इस राजस्थान निर्वाचन आयोग को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साथियों स्टेट इलेक्शन कमीशन, एसईसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, हाथों हाथ मेरे साथ साथ लिखते जाओ, पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठना है। जो जो चीजें मैं बोलता जाऊं लिखता जाऊं, हाथों हाथ लिखते भी जाना। गारंटी है चीजें जब तक क्लास खत्म होगी, लास्ट में रिवाइज करवा के क्लास खत्म होने से पहले पहले सारी चीजें आपको मैं याद करवा दूंगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन कह लो या फिर राजस्थान इलेक्शन कमीशन कह लो, ये होता है आपके राजस्थान निर्वाचन आयोग। कैसा आयोग है गुरुजी? ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है राजस्थान निर्वाचन आयोग? ये एक संवैधानिक आयोग है। तो हाथों हाथ मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से एग्जामिनर ने सवाल पूछा हुआ है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। एग्जामिनर क्या करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करो। उसमें एक कथन देगा राजस्थान निर्वाचन आयोग गैर संवैधानिक आयोग है। लेकिन अगर आप समझदार हो, आपने अगर ये टॉपिक पढ़ रखा है, तो आपको पता है ये कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 के 243 के अंदर ये बात मेंशन है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, और 243 जेड ए के अंदर ये बात मेंशन है कि नगरीय संस्थाओं के लिए भी एक निर्वाचन आयोग होगा। आगे मैं बताऊंगा सारी की सारी चीजें कैसे ऐड हुई है संविधान के अंदर, लेकिन इतना जान लो राजस्थान निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। यहां से सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात और ध्यान रखनी है, ये एक सदस्यीय आयोग है। कैसा आयोग है? एक सदस्यीय आयोग है। एक सदस्यीय आयोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस आयोग के अंदर मात्र एक ही सदस्य होता है। मैंने आपको बताया ना, आयोग एक ऐसा निकाय होता है जिसके अंदर कुछ सदस्य होते हैं जो सरकार की सहायता करते हैं। अब ये सरकार की सहायता किस प्रकार से करते हैं? राज्य के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के और नगरीय निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राजस्थान निर्वाचन आयोग के पास होती है।
तो ये निर्वाचन करवाता है, जो आपके जितने भी, चाहे आपके गांव के अंदर होता है ना, वार्ड पंच है, सरपंच है, या फिर जिला परिषद है, नगरीय निकायों के, स्थानीय स्वशासन के, पंचायती राज के सारे चुनाव आपके कौन करवाता है? जो है राजस्थान निर्वाचन आयोग करवाता है। और एक सदस्यीय निकाय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मात्र एक ही सदस्य होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहां से भी आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रखा है एग्जामिनर ने कि निम्न जो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सत्य कथन है। सत्य कथनों में एक ही बात दी हुई थी कि निम्न में से राज्य निर्वाचन आयोग जो है आपका बहुसदस्यीय आयोग है। तो आपको ध्यान रखना, बहुसदस्यीय नहीं है, ये एक सदस्यीय आयोग है। और एक सदस्यीय, ये इसके अंदर होता कौन है? ये एक सदस्य होता है साथियों इसके अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहां पर देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द आप लोगों के लिए कीमती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये भी बात साथ में लिख लेना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है मात्र एक ही सदस्य राजस्थान निर्वाचन आयोग के अंदर या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर। और ये जो साथियों पद होता है ना, ये जो पद होता है, इस पद को क्या बोला जाता है? इस पद को बोला जाता है संवैधानिक पद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद कैसा है? एग्जामिनर यहां से भी सवाल पूछ चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है संवैधानिक पद होता है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, इस पद के बारे में संविधान में उल्लेख है, इसलिए ये कैसा पद है? ये एक संवैधानिक पद है। मैं फिर से कह रहा हूं, सारी की सारी चीजें छाप के रख लेना। एक भी चीज इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाली है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद कैसा पद है? संवैधानिक पद है। संविधान के आर्टिकल नंबर 243 के में ये बात लिखी हुई है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, और उस निर्वाचन आयोग का जो सदस्य है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो कि इस निर्वाचन आयोग को चलाने का काम करेगा। दूसरी बात जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एक संवैधानिक आयोग है। अच्छा, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, संवैधानिक आयोग तो है, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछे क्या मूल संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है? तो आपको ध्यान रखना है, मूल संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। क्या नहीं था? ये भी बात इंपॉर्टेंट है, लिख लो। संवैधानिक आयोग तो है, लेकिन अपना जो मूल संविधान था, यानी कि जो अपने संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, उस मूल संविधान के अंदर उल्लेख था क्या? अगर ये आपसे पूछे मूल संविधान में उल्लेख, तो आपको साफ साफ मना कर देना है, साहब मूल संविधान के अंदर जो है उल्लेख नहीं था। इस बात को भी छाप करके रख लेना। आप कहोगे गुरुजी मूल संविधान में उल्लेख था नहीं, फिर भी आप कह रहे हो कि यह संवैधानिक आयोग है, तो कैसे? तो आ जाओ, थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूं आप लोगों को। देखो, बात है साल 1992 की। कब की बात है? साल 1992 की। 1992 में केंद्र सरकार दो संविधान में संशोधन करती है। एक संशोधन होता है आपके 73वां संविधान संशोधन, और उसके बाद में हाथों हाथ ही होता है आपके 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों के दोनों संविधान संशोधन कब होते हैं? साल 1992 के अंदर। और इन्हीं दोनों संविधान संशोधनों के अंदर नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं, और उन आर्टिकल्स में ही ये बात बोली जाती है कि जो है हर एक राज्य के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। तो यहां से देखो, एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिल गया है। आपसे एग्जामिनर पूछ ले राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में मूल संविधान में उल्लेख है या नहीं, मूल संविधान में वर्णन है या नहीं, तो मूल संविधान में वर्णन नहीं था। संविधान में यह बात जोड़ी गई साल 1992 के अंदर। अब आगे आ जाओ, देखो मैं आपको डिटेल में सारी की सारी चीजें यहां पढ़ाने वाला हूं। पहले अपन बात कर लेते हैं 73वां संविधान संशोधन। शॉर्ट में लिख रहा हूं 73वां संविधान संशोधन। ये जो 73वां संविधान संशोधन है साथियों, कब होता है? साल 1992 के अंदर होता है। और इसके इक्विवेलेंट ही अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? 74वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 73वां, और साथ में ये भी लिखते जाओ 74वां संविधान संशोधन। हाथों हाथ लिखते रहना है आपको, कॉपी के अंदर छापते रहना है, खोपड़ी में बैठती रहेगी बातें। 74वां संविधान संशोधन ये कब होता है? ये भी साल 1992 के अंदर ही होता है। अच्छा देखो, ये जो 73वां संविधान संशोधन होता है ना साथियों, इस संविधान संशोधन से संविधान के अंदर एक नया भाग जोड़ा जाता है जिसका नाम है भाग 9। कौन सा भाग? भाग 9। और इस भाग 9 के अंदर अनुच्छेद जोड़े जाते हैं साथियों, अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर के 243, चलो इसको अलग कलर लिस्ट से लिख देता हूं, 243 से लेकर के 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़ दिए किसके अंदर? आपके भाग 9 के अंदर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 74वां संविधान संशोधन होता है, इस संविधान संशोधन के द्वारा आपके जोड़ा जाता है भाग 9A। कौन सा? भाग 9A। और इस भाग 9A के अंदर साथियों अनुच्छेद जोड़े जाते हैं आपके इसके आगे से। जैसे देखो 243 ओ तक यहां आ गया, ओ के आगे पी से शुरुआत होगी इसके अंदर, तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। तो ये आपको बात जो है ध्यान रखनी है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A जोड़ा जाता है संविधान में, जिसमें अनुच्छेद नंबर 243 पी से 243 जेड जी तक नया जोड़ा जाता है।
अच्छा, एक चीज और भी लिख लो यहाँ पर, देखो हिंदी के अंदर भी लिख देता हूँ। ये जो है 243 ओ है ना, इस 243 ओ को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में टे बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनर कभी कभी आपको टे भी दे देगा। या फिर इसको जेड जी को क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे ये, और ये के साथ में जी क्या हो जाएगा आपका? चलो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ABCD से 7वें नंबर पर कौन सा आता है। तो ये 243 टे से लेकर के 243 ये और आगे कुछ आएगा इसमें। तो ये जो है हिंदी के अंदर भी लिख दिया आपके सामने कि हाँ इसमें ये वाला अनुच्छेद जोड़े। अब इन अनुच्छेदों के अंदर एक अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 243 के, और ये जो अनुच्छेद है ना साथियों 243 के, इस अनुच्छेद के अंदर एक बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? कि प्रत्येक राज्य के अंदर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उन पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। 243 के में क्या बात लिखी हुई है? कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? निर्वाचन आयोग। तो यहां से ये बात जुड़ती है। अभी तक देखो बात 1992 की है, 1992 तक निर्वाचन आयोग जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान निर्वाचन आयोग जो है चर्चा में नहीं आया। इससे पहले अलग आयोग जो है वो इलेक्शन करवा रहे हैं आपके राजस्थान के अंदर। 1992 के अंदर तो संविधान में ये बात कही जाती है, संविधान में ये बात जोड़ी जाती है कि हाँ पंचायती राज संस्थाओं का इलेक्शन करवाने के लिए हर राज्य में एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए। और इसमें साथियों 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, इसके अंदर एक अनुच्छेद निकाला जाता है जिसका नाम है 243 जेड ए। ठीक है, और इस जेड ए को आप हिंदी में क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे ये के। 243 ये के भी बोल सकते हो या 243 जेड के भी बोल सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर क्या बात लिखी जाती है साथियों? इस आर्टिकल में ये बात लिखी जाती है कि नगरीय निकायों का जो इलेक्शन करवाना होगा उसके लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। तो नगरीय निकायों के लिए, यहां से देखो दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। नगरीय निकायों के लिए, नगरीय निकायों के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। यहां से एक चीज और सीख करके जाओगे आप। क्या चीज सीख के जाओगे? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि राजस्थान निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। आपको एक ऑप्शन में तो देगा 243 के, दूसरे ऑप्शन में देगा 243 जेड ए, सी ऑप्शन में देगा दोनों, या डी ऑप्शन में देगा दोनों में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जब अपन बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, राजस्थान निर्वाचन आयोग की, तो राजस्थान निर्वाचन आयोग दोनों चीजों से मिलकर बनता है। एक तो आपकी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख है 243 के अंदर, और जो नगरीय निकाय है यानी कि जो आपके जैसे नगरीय निकायों के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होते हैं, उनका इलेक्शन करवाने के लिए अनुच्छेद नंबर 243 जेड ए के अंदर बात लिखी हुई है कि साहब एक क्या होगा? निर्वाचन आयोग होगा। और इन दोनों आयोगों को मिला करके ही कौन सा आयोग बनता है? आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का उल्लेख कहां पर है? अगर हाँ ऑप्शन में आपको जेड ए नहीं दिया हुआ हो तब तो आप केवल और केवल 243 के चूज करोगे, या 243 के नहीं हो तब 243 जेड ए चूज करोगे। लेकिन ऑप्शन में जब दोनों ही हो तो दोनों को चूज करना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर निर्वाचन आयोग की बात की हुई है। 243 के में तो बोला था कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए होगा, और जेड ए में बोला नगरीय निकायों के लिए क्या होगा? निर्वाचन आयोग होगा। अब यहां पर यह बात कब की है? देखो साल 1992 की। तो देखो यहां पर आ जाओ, 1992 के अंदर जो है साथियों क्या होता है? 1992 में तो केवल और केवल ये बात संविधान के अंदर ऐड होती है। कहां पर? संविधान में ऐड होती है। इस वजह से अपन इसको क्या बोल रहे हैं? संवैधानिक आयोग बोल रहे हैं। अब समझ आया संवैधानिक आयोग क्यों बोल रहे हैं? मूल संविधान में वर्णन नहीं था, संविधान में संशोधन करा 1992 में, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, और दोनों संविधान संशोधनों में ये बात ऐड करी कि हाँ हर एक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए और नगरीय निकायों के लिए आपके निर्वाचन आयोग होगा। तो यहां से तो ये बन गया संवैधानिक आयोग। अब बात आती है कि राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग है वो कब अस्तित्व में आया साहब? तो देखो यहां से आगे अपन चलते हैं, आगे बात करेंगे साथियों राजस्थान के निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में। देखो जैसे 1992 में ये संविधान संशोधन कर दिया, और इस संशोधन के बाद में साल 1994 के अंदर एक अधिनियम आता है जिसका नाम है पंचायती राज अधिनियम, या फिर पूरा नाम लिख देता हूं, इसका पूरा नाम है इसका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। मेरे साथ साथ लिखते जाओ, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। और ये जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, ये अधिनियम कब आता है? ये अधिनियम आता है साल 1994 के अंदर। तो
तो 1994 में जाकर के आपके राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और वो भी ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर भी एक धारा मेंशन की हुई है साथियों। धारा कौन सी? धारा 120। यहां से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि कौन सी धारा के तहत निर्वाचन आयोग का निर्माण किया गया या स्थापना की गई। तो जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994 का, इस अधिनियम की धारा 20 के तहत जो है राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई है। और यहां पर अभी बात खत्म नहीं होती है, यहां पर भी देखो इस धारा 120 के अंदर, ठीक है, ये बात मेंशन कर दी, इस धारा 120 के तहत निर्वाचन आयोग आपको बनाना है। तो बात है आपकी 17 जून 1900, ये आपके 94 है ना, 1994, 17 जून 1994। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन आपके जो राज्यपाल साहब है, राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल, वो राज्यपाल साहब क्या करते हैं? आदेश जारी करते हैं। ये राज्यपाल जी जो है आदेश जारी करते हैं, किसके द्वारा? इस धारा 120 के अंदर, इस 120 के तहत आदेश जारी करते हैं 17 जून 1994 को कि राजस्थान के अंदर राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया जाए। लेकिन इस डेट को भी गठन होता नहीं है, इस डेट को तो केवल आदेश जारी होता है। फिर गठन होता किस डेट को है? तो देखो यहां पर बात है साथियों 1 जुलाई 1994 की। 1 जुलाई 1994 को ऑफिशियल रूप से धारा 120 के तहत राजस्थान के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो ये वाली डेट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों डेट दे सकता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में निर्वाचन आयोग स्थापित करने के लिए आदेश कब जारी किया गया, वो डेट है 17 जून 1994 को, राज्यपाल आदेश जारी करता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है, इसका गठन कब होता है, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है, 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हो जाता है। तो यहां पर बात समझ में आई कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बना कब? पहले तो देखो संवैधानिक आयोग क्यों है, मूल संविधान के अंदर इसका वर्णन नहीं था, पहले तो करा संविधान में संशोधन करके नए आर्टिकल जोड़े, भाग 9 में 243 से 243 ओ तक और भाग 9 ए में 243 पी से जेड जी तक जोड़ा। अब इन आर्टिकल्स के अंदर एक आर्टिकल 243 के कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन आयोग होना चाहिए। इसका आर्टिकल 243 जेड ए कहता है नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन आयोग होना चाहिए। अब इन्होंने ये बात बोल दी, यानी कि संविधान में ये बात लिखित हो गई। अब ये संविधान में बात लिखी जाने के बाद में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में आता है और इस अधिनियम की धारा 120 के तहत राज्यपाल आदेश जारी करता है 17 जून 1994 को कि राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए, स्थापना की जाए। और फाइनली 1 जुलाई 1994 को राजस्थान इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज आपको जो बात ध्यान रखनी है साथियों कि आपका जो राजस्थान निर्वाचन आयोग है, इस राजस्थान निर्वाचन आयोग की अगर आपको स्थापना पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये जो आपका राजस्थान निर्वाचन आयोग जिसको आप स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हो, इसकी स्थापना की बात करें तो हाथों हाथ ध्यान में आ जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1994 को। डेट छाप के रख लेना, डेट भी पूछता है एग्जामिनर, 1 जुलाई 1994 को स्थापना होती है। और इस निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहां रखा जाता है? जयपुर के अंदर रखा जाता है। और वर्तमान में भी ये हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, अब देखो 1994 में अस्तित्व में आ गया आपका राजस्थान निर्वाचन आयोग। अब ये क्या करेगा? राजस्थान में चुनाव करवाएगा। तो एक सवाल एग्जामिनर यहां से ये पूछता है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में पहली बार चुनाव कब करवाए? 1994 में अस्तित्व में आता है, इसके जस्ट बाद में, एक साल बाद में, साल 1995 में। कब? साल 1995 में पहली बार चुनाव करवाता है। साल 1995 में स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान में पहली बार चुनाव करवाता है, राजस्थान में पहली बार चुनाव करवाता है। ये जो मैं आपके सामने बात लिख रहा हूं साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। यहां से एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि राजस्थान निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में पहली बार कब चुनाव करवाए? पहली बार चुनाव करवाए साल 1995 में, पहली बार चुनाव करवाए। और इसके बाद में इसका सिलसिला चलता गया, हर 5 साल के अंतराल में राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आपका, राजस्थान इलेक्शन कमीशन, ये चुनाव करवाता गया। 1995 के अंदर चुनाव करवा लिए। अच्छा, 1995 में भी जो चुनाव करवाए थे, ये चुनाव कौन से नंबर के थे अगर आपसे ये पूछे? क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं जो है उनके बारे में तो आपको पता है। पंचायती राज का कॉन्सेप्ट तो राजस्थान के अंदर कब आ गया था? 1959 के अंदर। साल 2 अक्टूबर 1959 को नागौर का एक गांव है साथियों, आपको ध्यान हो तो, बगदरी गांव, उस नागौर के गांव से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। उसके बाद में दूसरा राज्य बनता है आपका आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान ही करता है पंचायती राज की शुरुआत, और पंचायती राज की शुरुआत हो जाती है 1959 के अंदर। और पहले चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के होते हैं 1960 के अंदर। लेकिन उस टाइम में चुनाव कौन करवाता था? उस टाइम में चुनाव आपका पंचायती राज विभाग ही करवाता था। अभी आगे मैं आपको बता दूंगा कि इससे पहले के जो चुनाव है वो किस किसने करवाए। तो 1995 के अंदर जब राजस्थान निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आता है, उस टाइम में ये पंचायती
राज संस्थाओं के कौन से नंबर के चुनाव करवाता है? ये करवाता है छठे नंबर के चुनाव। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि छठे चुनाव होते हैं ये किसके? पंचायती राज संस्थाओं के। यहां पर लिख देता हूं पंचायती राज संस्थाओं के छठे चुनाव करवाता है कौन? राजस्थान निर्वाचन आयोग। पहली बार कब? 1995 में। देखो दो सवाल बन गए। एक तो ये सवाल कि राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पहली बार कब चुनाव करवाए राजस्थान में? इसने पहली बार 1995 में करवाए, वो इसका खुद का पहला चुनाव है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का कौन से नंबर का चुनाव है? तो छठे नंबर का चुनाव है। इससे पहले 5 चुनाव जो है पंचायती राज संस्थाओं के हो चुके हैं। अब अपन आगे एक बात तो ये कर लेते हैं, 1995 में ये चुनाव करवाता है कौन से नंबर के? छठे नंबर के। इसके बाद में हर 5 साल के अंतराल में, 1995 के बाद में साल आता है आपका साल 2000, 2000 के बाद में साल आता है आपका 2005। देखो 5 साल के अंतराल में इलेक्शन करवा रहा है। उसके बाद में साल 2010 में, उसके बाद में साल 2015 में, और उसके बाद में अभी लेटेस्ट में चुनाव हुए थे आपके 2020 के अंदर। तो जो छठे नंबर के चुनाव है वो छठे नंबर के चुनाव होते हैं 1995 में, 7वें नंबर के चुनाव होते हैं साल 2000 में, 8वें नंबर के चुनाव होते हैं 2005 में, 90वें नंबर के चुनाव होते हैं 2010 में, 10वें नंबर के चुनाव 2015 में, और 11वें नंबर के चुनाव होते हैं 2020 में। अब यहां से भी एग्जामिनर आपसे एक सवाल पूछता है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग ने अभी तक राजस्थान में कुल कितने चुनाव करवाए? देखो दो सवाल बनेंगे, राजस्थान निर्वाचन आयोग ने कितने चुनाव करवाए, तो इसने कितने चुनाव करवाए गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी राजस्थान निर्वाचन आयोग ने तो राजस्थान में कितनी बार चुनाव करवाए हैं? ये ध्यान रखना, 6 बार चुनाव करवाए हैं राजस्थान में। कितनी बार? 6 बार। और टोटल चुनाव हो कितने चुके हैं राजस्थान के अंदर अभी तक पंचायती राज संस्थाओं के? तो 11 चुनाव हो चुके हैं। 11 क्यों हो चुके हैं? 6 चुनाव तो ये करवा चुका है, जिसमें छठा चुनाव इसने 1995 में करवाया था। अच्छा, इससे पहले जो है साथियों 5 चुनाव और हो चुके थे। जैसा मैंने आपको बताया, साल 1960 के अंदर पहला चुनाव होता है पंचायती राज संस्थाओं का। क्यों होता है? देखो इधर आ जाओ, बात करते हैं अपन 2 अक्टूबर, थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर जा रहे हैं अपन, 2 अक्टूबर 1959 की। 2 अक्टूबर 1959 को एक समिति होती है साथियों आपकी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। और यह समिति सिफारिश करती है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग। यह समिति सिफारिश करती है कि हर राज्य के अंदर क्या होना चाहिए आपके? हर राज्य के अंदर पंचायती राज संस्थाएं होनी चाहिए। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ना, उसके बारे में ये करती है उल्लेख। और इस तारीख को साथियों आपके भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर का एक गांव था साथियों, बगदरी गांव। कौन सा गांव? बगदरी गांव। नागौर के इस गांव से, ये गांव था नागौर का, इस नागौर के गांव से पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की जाती है। किसकी शुरुआत की जाती है? पंचायती राज संस्थाओं की। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है कब राजस्थान के अंदर? राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत ही साथियों 2 अक्टूबर 1959 को होती है। इससे पहले पंचायती राज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और ये जो पंचायती राज प्रणाली, ये कैसी प्रणाली थी? ये त्रिस्तरीय प्रणाली थी। तो यहां तक बात समझ में आई? त्रिस्तरीय प्रणाली सामने आती है बलवंत राय मेहता समिति की वजह से, नागौर के बगदरी गांव से पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर पूरे भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहां होती है? राजस्थान में होती है। और वो कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 को होती है। ठीक है, तो 1959 को पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण हो गया। अब क्या होगा? 1959 के बाद में जस्ट अगले साल 1960 को पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन करवाए जाने हैं। तो 1960 को जो है साथियों इलेक्शन करवाए जाते हैं। देखो आपके पेज कम ना पड़ जाएं, चलो 2-3 पेज और कॉपी कर लेते हैं। देखो इधर आ जाओ, यहां तक बात समझ में आ गई? कहां तक? यहां तक तो बात पूरी क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण होता है। फिर उसके अगले साल 1960 के अंदर, साल 1960 में पहले चुनाव होते हैं किसके? पंचायती राज संस्थाओं के। और ये चुनाव कौन करवाता है? ये चुनाव करवाता है पंचायती राज विभाग। कौन सा विभाग? पंचायती राज विभाग करवाता है। ठीक है, और इस 1960 के बाद में अगले चुनाव जो है साथियों, इसके जस्ट 5 साल बाद में 1965 के अंदर होते हैं। 1965 के बाद में अगले चुनाव होते हैं आपके 1978 के अंदर। उसके बाद में अगले चुनाव होते हैं 1981, फिर चुनाव होते हैं 1988, और इसके बाद में सीधा चुनाव होते हैं 1995 के अंदर। और 1995 वाले चुनाव जो है आपका कौन करवा लेता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवा लेता है। लेकिन तब तक कितने चुनाव हो चुके थे? तब तक पहला चुनाव तो करवा लिया था पंचायती राज विभाग ने, दूसरा चुनाव, फिर ये तीसरा चुनाव 78 में, फिर चौथा चुनाव, और ये 5वां चुनाव। ये जो चारों के चारों चुनाव है ये किसने करवाए थे?
ये करवाए थे चुनाव आयोग ने। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यहां से भी आपसे सवाल पूछा जाता है। एक तो देखो सवाल सीधा सीधा ये पूछा जाएगा, अभी तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कुल कितने चुनाव हो चुके हैं? 11 चुनाव हो चुके हैं। उनमें से स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कितने करवाए हैं? 6 करवाए हैं। बाकी 5 किसने करवाए हैं? तो बाकी 5 में से एक तो पंचायती राज विभाग करवाता है 1960 में, और बाकी के 4 चुनाव आयोग करवाता है। देखो चुनाव आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग दोनों में कंफ्यूज मत होना। चुनाव आयोग अलग आयोग था और इस आयोग को भंग करके फिर बाद में ये बनाया गया था संविधान संशोधन के द्वारा, जब नई चीजें ऐड हुई। क्योंकि देखो 1988 तक की तो ये बात है, और मैंने आपको बताया 1992 के अंदर संविधान में जोड़ा गया कि निर्वाचन आयोग होना चाहिए, यानी कि 1988 तक तो निर्वाचन आयोग अस्तित्व में ही नहीं था। निर्वाचन आयोग का कहीं पर नामो निशान ही नहीं था। निर्वाचन आयोग आता ही कब है? पहली बार 1992 में, जब 73वां 74वां संविधान संशोधन किया जाता है तब। और उस संविधान संशोधन के बाद में भी 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लाया जाता है। उस अधिनियम की धारा 120 के तहत राज्यपाल आदेश जारी करता है 17 जून 1994 के अंदर, और 1994 की 1 जुलाई को फिर राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। और उसके बाद में राजस्थान निर्वाचन आयोग 1995 से इलेक्शन करवाना शुरू कर देता है। तो देखो यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपका पूरा कर देता हूं। अभी तक अगर आपसे बात पूछे कि राजस्थान इलेक्शन कमीशन, ठीक है, समझ जाओगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, यहां से सवाल पूछा जाता इसलिए लिख रहा हूं अभी तक का मतलब, जब अपन ये क्लास पढ़ रहे हैं साल 2024 की बात है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कितने चुनाव करवा लिए हैं? तो ये बात भी साथ के साथ लिख लो, पंचायती राज संस्थाओं के 11 चुनाव करवा लिए। कितने चुनाव करवा लिए? 11 चुनाव करवाए हैं। 11 नहीं करवाए ना, 6 ही करवाए हैं। 6 चुनाव करवाए हैं। और ये 6 चुनाव कब कब करवाए हैं पीछे मैं आपके लिख चुका हूं। 6 चुनाव की डेट, एक 1995 है, 1995 के बाद में 2000 है, उसके बाद में 2005 है, उसके बाद में 2010 है, फिर 2015 और फिर 2020। ये 6 चुनाव करवाए थे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। और टोटल कितने चुनाव हो चुके हैं? तो टोटल 11 चुनाव हो चुके हैं। इन 11 चुनावों में से जो सबसे पहले चुनाव थे, वो सबसे पहला चुनाव करवाता आपका पंचायती राज विभाग। कौन सा विभाग करवाता है? पंचायती राज विभाग करवाता है। और उसके बाद के 4 जो चुनाव है वो करवाता है आपका चुनाव आयोग। कौन करवाता है? चुनाव आयोग। और उसके बाद के जो 6 चुनाव है साथियों, वो करवाता है आपका राजस्थान निर्वाचन आयोग। यहां पर आपके ये कॉन्सेप्ट बनता है कि कुल 6 चुनाव करवाता है। और यह भी सवाल पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग ने जो पहला चुनाव करवाया था वो कौन से नंबर का था? तो वो 6ठे नंबर का था। यह भी मैं आपको बता चुका हूं कौन से नंबर का था, 6ठे नंबर का था। अच्छा, ये तो बात होती है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की। अब एक बात ये भी तो बाकी रहती है नगरीय निकायों के चुनाव, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए तो 243 के जो आर्टिकल है उसमें उल्लेख किया हुआ है। तो संविधान में कहां पर उल्लेखित है ये भी बात आपको पता चल गई। अब देखो टोटल 11 बार तो इलेक्शन हुए हैं किसके? पंचायती राज संस्थाओं के। और पंचायती राज संस्था उल्लेख में कब आती है? 1959 में आती है। 60 से इलेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। अब अपन बात एक कर लेते हैं साथियों किसकी? नगरीय चुनाव की। यानी कि जो नगरीय निकाय है, इन नगरीय निकायों के अभी तक कुल कितने चुनाव हो चुके हैं? नगरीय निकायों के अभी तक का मतलब समझ गए ना, साल 2024 तक राजस्थान में कुल कितने चुनाव हो चुके हैं? तो राजस्थान में कुल 13 चुनाव हो चुके हैं। कितने चुनाव? कुल 13 चुनाव हो गए। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? देखो इसका भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कुल 13 चुनाव हो चुके हैं। अगर आपसे बात करें पंचायती राज संस्थाओं की, तो पंचायती राज संस्थाओं के तो केवल 11 ही चुनाव हुए हैं। लेकिन नगरीय निकायों के कितने चुनाव हो गए? 13। और इन 13 में से भी 6 चुनाव किसने करवाए हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन से आपके जो सवाल बनेगा उसमें यह पूछेगा कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने चुनाव करवाए? तो 6 करवाए। और नगरीय संस्थाओं के कितने करवाए? 6 करवाए। वो 6 कौन कौन से? वही 1995 में, उसके बाद में 2000 में, वापस से 2005 के अंदर, और फिर 2010 के अंदर, फिर 2015 के अंदर, और फिर 2020 के अंदर। ये 6 चुनाव जो पंचायती राज संस्थाओं के करवाए, वही नगरीय निकायों के करवाए आपके किसने? निर्वाचन आयोग ने। अच्छा, इससे पहले साल 1960 के अंदर पहले चुनाव होते हैं नगरीय निकायों के, जो कि कौन करवाता है? स्थानीय विभाग करवाता है। कौन करवाता है? स्थानीय विभाग करवाता है। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इन 6 चुनावों से पहले इसके अंदर कितने चुनाव हो चुके थे? 7 चुनाव हो चुके थे। और 7 + 6 कितने हो गए? टोटल 13 चुनाव हो गए। यानी कि टोटल 13 चुनाव नगरीय निकायों के हो चुके हैं। और कुल कितने? 11 चुनाव हो चुके हैं किसके? पंचायती राज संस्थाओं के।
तो पंचायती राज के 11 चुनाव हो चुके हैं आज तक। ये पूरे के पूरे इतिहास के साथ में कंप्लीट अपडेटेड डाटा है आपके सामने। जहां से भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछना चाहेगा हर एक सवाल आपका सही होगा, एक भी सवाल आप सिंगल सवाल गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैंने कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी करी है इसकी। सारे के सारे आज तक कौन कौन से सवाल यहां से पूछे गए और इसके बारे में कौन कौन सी किताब में क्या क्या चीज लिखी हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक चीज आप लोगों के सामने रख दूं। तो देखो, निर्वाचन आयोग स्थापना कब होती है? स्थापना ध्यान रखना 1 जुलाई 1994 को होती है। पहले चुनाव 1995 में करवाता है और उसके बाद से 6 चुनाव राजस्थान में करवा चुका है राजस्थान निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब ये तो हो गई स्थापना की बात। स्थापना के बाद में थोड़ी सी साथियों बात कर लेते हैं किसकी? नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की बात करेंगे? स्थापना ठीक है हो गई और पहला चुनाव भी करवा लिया 1995 के अंदर। अब साथियों ये जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति किसकी होगी? जो आपके राजस्थान निर्वाचन आयोग के सदस्य है। और सदस्य कौन है? मात्र एक ही है। कौन? मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता कौन है? नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। ये बात ध्यान रखनी है, राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से। ये बात भी हाथों हाथ लिखते रहना। देखो, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करती है, राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति करता है? तो ध्यान रखना, नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन सलाह किससे लेता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से लेता है। यहां से एग्जामिनर सवाल आपका ये भी गलत करवा सकता है कि निम्न में से सत्य कथन कौन से हैं? उसमें 3 कथन, 2 कथन मान लो सही दे दिए, तीसरा कथन ये दे देगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल अपनी इच्छा से करता है या स्वेच्छा से करता है। तो ध्यान रखना, स्वेच्छा से नहीं करता है, इसको परमिशन लेनी पड़ती है, सलाह लेनी पड़ती है। किससे? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से। तो ये नियुक्ति से संबंधित बात है, ध्यान रखना। अगली बात साथियों, बात करते हैं योग्यता की। क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मात्र एक ही व्यक्ति है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जो व्यक्ति कम से कम 1 साल तक उप सचिव रह चुका हो, यानी कि उप मुख्य अधिकारी रह चुका हो, उप मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुका हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट पद के ऊपर रह चुका हो, वही व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके बन सकता है। तो इसकी योग्यता क्या है कि कम से कम 1 साल तक, यानी कि 1 साल तक उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अभी मैं आपको कंप्लीट इसका वो संरचना भी बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है। उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर इसके समान ही किसी पद पर रह चुका हो, समान पद पर उसको कार्यानुभव हो, समान पद पर क्या हो? कार्यानुभव, यानी कि उसको या तो इसके इक्विवेलेंट पद, जो आपके उप मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उस उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा पद हो, उस पर 1 साल तक उसके पास रहने का अनुभव हो, तब ही वो जाकर के क्या बन सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकता है। ये उसकी योग्यता होती है। अगली बात करें साथियों कार्यकाल की, तो कार्यकाल इनका कितना होता है? कार्यकाल होता है निर्वाचन आयुक्त का या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो, दोनों में से जो भी पहले हो। कंप्लीट डिटेल रख रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, दोनों में से जो भी पहले हो। एक सिंगल सवाल गलत नहीं होगा आपका। देखो, अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी हमने तो 6 वर्ष और 62 वर्ष भी पढ़ा हुआ है। तो देखो मेरी बात सुनो, साल 2002 से पहले जो है मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 6-62 हुआ करता था। कब? साल 2002 से पहले। लेकिन साथियों एक आपके निर्वाचन आयुक्त आते हैं जिनका नाम होता है NR भसीन। कौन? NR भसीन। ये जो NR भसीन है ये दूसरे निर्वाचन आयुक्त थे। कौन से नंबर के? दूसरे निर्वाचन आयुक्त थे NR भसीन। और सबसे कम कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त भी आपके NR भसीन थे। ये NR भसीन सिफारिश करते हैं, क्या सिफारिश करते हैं? ये सिफारिश करते हैं कि साहब आप जो ये 62 वर्ष रख रहे हो ना, ये 62 वर्ष की जगह पर आपको क्या रखना चाहिए? 65 वर्ष रखना चाहिए अधिकतम कार्यकाल। ठीक है, तो इनकी जो सिफारिश की जाती है वो इनके कार्यकाल में तो मानी नहीं जाती, लेकिन इनके बाद में अगले 2002 के बाद में इंद्रजीत खन्ना जो है वो बनते हैं आपके क्या? उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उनके कार्यकाल पर लागू हो जाती है। यानी कि 2002 से यही बात चली आ रही है, कार्यकाल कितना होगा? या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको।
अगली बात करें साथियों त्याग पत्र की, तो इनकी नियुक्ति जब राज्यपाल करता है तो त्याग पत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को ही देंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, राज्यपाल को दे सकता है। अगली बात करें पद से हटाने की, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पद से हटा कौन सकता है। पहली बात तो आज तक कोई हटाया गया है क्या, कोई सा भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से नहीं हटाया गया साहब, आज तक एक भी सिंगल निर्वाचन आयुक्त जो है अपने पद से नहीं हटाया गया। क्यों, क्योंकि इनको हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। पहली बात तो इनको हटाने की पावर है किसके पास, इनको हटाने की पावर है केवल और केवल राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति भी अपनी स्वेच्छा से नहीं हटा सकता, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपने पद पर नहीं रहता है। एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता है। इसको हटाने के लिए शुरुआत राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन इसको भी क्या, इसको एक प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। कौन सी प्रक्रिया, हाई कोर्ट का जो जज होता है साथियों, उस जज को हटाने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जो कि महाभियोग के जैसी प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर विशेष बहुमत चाहिए होता है दोनों सदनों के अंदर, संसद की राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के अंदर विशेष बहुमत से जो है पारित होना चाहिए, तभी जाकर के हट सकता है। तो हाई कोर्ट के यहाँ पर जो संविधान में बात लिखी हुई है, मतलब अपने आपके जो सिलेबस में बात लिखी हुई है वो बता देता हूं कि इसको हटाने के लिए पहली बात तो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, और कैसे हटाएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनर यही स्टेटमेंट देता है आपको, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से आपके किसको हटाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आपके पुटअप होता है कि कौन से मतलब हाईकोर्ट के मुख्य मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी किसको, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उससे पद से हटाने के लिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो निर्धारण करता है आपके राज्यपाल। देखो राष्ट्रपति की केवल और केवल एक ही जगह पर एंट्री होती है, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाना होता है, उसको हटाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास होती है, वो भी हटाएगा तो आपकी जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसी के तहत, जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से हटाएगा। बाकी सारी चीजों में, चाहे उसको शपथ दिलवानी है, चाहे उसको त्याग पत्र देना है, चाहे उसकी नियुक्ति करनी है, चाहे उसके वेतन भत्तों को निर्धारण करना है, ये सारी चीजों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात करिए वेतन की, यहां से भी सवाल पूछा हुआ है साथियों, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसको वेतन कहां से मिलता है, केंद्र की संचित निधि से मिलेगा या राज्य की संचित निधि से, तो ध्यान रखना इसको वेतन मिलता है साथियों राज्य की संचित निधि से। अपन ने पिछली जो आरपीएससी पढ़ी थी, आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको भी राज्य की संचित निधि से ही वेतन भत्ते मिलते हैं, और आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसको भी राज्य की संचित निधि से ही वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते मिलते हैं, राज्य की संचित निधि से। और वेतन होता कितना इसका, तो इसका वेतन कितना होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जितना वेतन होता है उतना ही इसका वेतन होता है। तो ये बात और लिख लो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान कितना होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान। अच्छा हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, देखो मैं मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूं, शब्द पकड़ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन होता है साथियों 2,25,000 रुपए, कितना, 2,25,000, और यही 2,25,000 का वेतन किसका होगा आपके, यही वेतन होगा आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो आपसे अगर ये भी पूछ ले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये कम भी कर सकता है बढ़ा भी सकता है, उसके हाथ में होती है कौन कौन सी सेवा शर्तें होंगी, सारी की सारी चीजें। दूसरी बात, वेतन इसको कितना मिलता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है 2,25,000 उतना ही मिलता है, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है, 2,50,000 मिलता है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको यहाँ पे मैं, कैसा क्वेश्चन, ये प्रश्न मैं जो दे रहा हूं इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या आप मुझे एक तो राष्ट्रपति का वेतन, एक उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का, और इसके अलावा और बात करूं मैं आपके तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, वे अन्य जस्टिस का, इन 4 लोगों का वेतन कितना होता है और कौन सी निधि से इनको वेतन प्राप्त होता है, ये बात बताओ। अच्छा एक चीज और, राज्यपाल का वेतन कितना होता है ये भी बताओ, रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट करो, और जो जो विद्यार्थी मुझे इस चीज का जवाब देगा वो विद्यार्थी मेरी नजर में आ जाएगा। उन विद्यार्थियों को मैं स्पेशल स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाऊंगा, मेरा जो पेड कोर्स में करंट अफेयर्स का कोर्स चलता है वो करंट अफेयर्स का कंटेंट उन विद्यार्थियों को मैं अवेलेबल करवाऊंगा, वो मेरी हेडेक है कैसे अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जवाब दो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यपाल, इनका वेतन कितना होता है और कौन सी निधि से इनको वेतन दिया जाता है।
राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है या आकस्मिक निधि से दिया जाता है, वो भी बताना है, ये चीजें बतानी है। बाकी ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 2,25,000 का वेतन इसको मिलता है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं कि आज तक राजस्थान के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रह चुके हैं। यहां से भी सवाल पूछा हुआ है, इसलिए कंप्लीट चीज मैं आपको कवर करवा रहा हूं। देखो सबसे पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे आपके, वो कौन थे? वो थे साथियों अमर सिंह राठौड़। तो ये अमर सिंह राठौड़ का नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जो कि 1995 के अंदर जब आपके मुख्य निर्वाचन आयोग के गठन किया जाता है, जैसे 95 से तो वो चुनाव करवाता है, लेकिन 1 जुलाई 1994 को जैसे ही उसकी स्थापना होती है तभी ये कार्यकाल के अंदर आ जाते हैं। और दूसरी बात, इनका कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल है। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिसका कार्यकाल सर्वाधिक था। तो आपके अमर सिंह राठौड़ जो है, इनके बारे में मैं यहां पर लिख देता हूं, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा था इनका, सर्वाधिक कार्यकाल। क्यों रहा था सर्वाधिक कार्यकाल? क्योंकि मैंने आपको बताया इनके समय पर 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष का था, तो मिनिमम 6 वर्ष का था, इस वजह से ये 6 सालों तक रहे थे। 1994 से लेकर के साल 2000 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन रहते हैं? अमर सिंह राठौड़। इनके बाद में, अच्छा इनकी बात थी तब तक तो 666 का 662 का कॉन्सेप्ट था कि या तो 6 सालों तक या 62 सालों तक, तो ये 6 सालों तक अपने पद पर रह लिए। इनके बाद में आते हैं आपके नेकराम भसीन, और नेकराम भसीन को NR भसीन भी बोला जाता है। ये NR भसीन जो है ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो NR भसीन है, पहली बात तो ये सबसे कम कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। न्यूनतम कार्यकाल जो है, न्यूनतम कार्यकाल कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का था? तो न्यूनतम कार्यकाल जो है आपके NR भसीन का था, जिनका पूरा नाम है नेकराम भसीन। ये 2 जुलाई 2000 को बनते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2002 में रिटायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक इनकी जो है साथियों 62 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है। ठीक है, फिर इनके बाद में ये सिफारिश करते हैं कि कार्यकाल जो है ना साहब, आप जो 6 साल और 62 वर्ष कर रहे हो ना, इसके बजाय कार्यकाल क्या रखो आप? इसके बजाय आप कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष रखो। यानी कि 62 को हंसा करके 65 कर दो और 6 को कम करके 5 कर दो। 5 करने के पीछे क्या उद्देश्य है? हर 5 सालों के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव करवाता है, और कई बार ये यहाँ पर 6 साल रखने की वजह से कुछ निर्वाचन आयुक्त ऐसे आ जाते हैं जिनके हिस्से में कोई सा भी चुनाव करवाना नहीं आता है, क्योंकि वो इवन नंबर हो जाता है, जबकि ओड नंबर में होना चाहिए, क्योंकि हर 5 सालों के अंदर ही चुनाव हो रहे हैं, तो 5 सालों से चेंज होता रहना चाहिए आपके निर्वाचन आयुक्त भी। तो ये बेचारे जो है, इनकी उम्र उस टाइम में 62 साल पूरी हो जाती है, इसलिए 2002 को ये हो जाते हैं रिटायर। और इनके बाद में आते हैं आपके इंद्रजीत खन्ना। तीसरे नंबर पर इंद्रजीत खन्ना आते हैं 26 दिसंबर 2002 से। इनका कार्यकाल रहता है फिर 5 सालों तक, 2007 तक। इसके बाद में जो है साथियों आपके अशोक कुमार पांडे आते हैं, जिनको AK पांडे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो AK पांडे हैं, ये भी साथियों 2008 से लेकर के 2013 तक आपके रहते हैं। उसके बाद में राम लुभाया आते हैं। देखो राम लुभाया, कौन नहीं जानता राम लुभाया को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राम लुभाया जी की तो समिति थी साथियों आपके जिलों के पुनर्गठन वाली समिति। अभी आज ही जो है आपके नए जिलों के पुनर्गठन से संबंधित सूचना आ गई है कि 10 जिलों को वापस से कैंसिल कर दिया है ना। तो अशोक गहलोत जी तो बना करके गए थे नए जिले, लेकिन आपके भजनलाल सरकार ने जिलों को वापस कैंसिल कर दिया। तो ये राम लुभाया साहब की अध्यक्षता के अंदर समिति भी बनाई गई थी जिलों के पुनर्गठन की। ये राम लुभाया 5वें नंबर के आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे 2013 से लेकर 2017 तक। इनके बाद में प्रेम सिंह मेहरा बनते हैं, और उनके बाद में वर्तमान में मधुकर गुप्ता है 7वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त, जो कि 14 अगस्त 2022 को जो है साथियों कार्यकाल ये ग्रहण करते हैं। और वर्तमान में मधुकर गुप्ता ही आपके कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। एक तो आपको पहला ध्यान रखना है अमर सिंह राठौड़, एक वर्तमान में कौन है ये ध्यान रखना है। एक कभी कभार इनका क्रम भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इनके क्रम से संबंधित देखो एक चीज मैं आपको यहां पर याद करवा देता हूं। क्या चीज याद करनी है? अमर ने इंद्र अशोक राम को प्रेम से शहद खिलाया। प्रेम से शहद खिलाया। क्या खिलाया? शहद खिलाया। शहद को क्या बोलते हो आप? मधु बोलते हो ना। शहद खिलाया। अब यहां से सारे के सारे जो है आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको याद हो जाएंगे। इस ट्रिक को छाप के रख लो। देखो अमर से ध्यान रखोगे आप अमर सिंह राठौड़, ने से ध्यान रखोगे आप NR भसीन। कौन? NR भसीन, नेकराम भसीन। तो सबसे अधिक कार्यकाल तो अमर सिंह राठौड़ का था, सबसे कम कार्यकाल NR भसीन का था। ये तो स्टार्टिंग में आ गए। तीसरे नंबर के आपके निर्वाचन आयुक्त बनते हैं कौन? ये बनते हैं आपके इंद्रजीत खन्ना। फिर बनते हैं आपके कौन? अशोक राम जी। उसके बाद में बनते हैं आपके कौन? प्रेम सिंह। उसके बाद में अच्छा अशोक कुमार जी के बाद में राम लुभाया। राम लुभाया के बाद में प्रेम सिंह। प्रेम सिंह के बाद में आपके मधुकर गुप्ता। तो पहले नंबर के आपके अमर सिंह राठौड़, दूसरे नंबर के NR भसीन, तीसरे नंबर के इंद्र जी, चौथे नंबर के अशोक जी, पांचवें नंबर के आपके राम लुभाया, छठे नंबर के प्रेम सिंह जी, और 7वें नंबर के वर्तमान में मधुकर गुप्ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता।
वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता। इनका अगर क्रम पूछे तो क्रम भी याद कर लेना। अमर ने इंद्र अशोक राम को प्रेम से शहद खिलाया। शहद भी कैसे खिलाया? प्रेम से खिलाया। तो प्रेम से ध्यान रहेगा आपके प्रेमचंद मेहरा। तो ये आपके प्रेम सिंह मेहरा है। यहां पर क्लियर है सारी की सारी चीजें। कौन कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी तक रह चुके हैं? एक पहला याद रखना, एक वर्तमान में कौन है ये याद रखना। सर्वाधिक कार्यकाल अमर सिंह का था, न्यूनतम कार्यकाल एनआर भसीन का था। ठीक है साथियों, चलो आगे अपन बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है वो कहां पर है। आपको पता है सचिवालय जयपुर के अंदर है। यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, उसको पूरा का पूरा सचिवालय दिया हुआ है, सेक्रेटरिएट दिया हुआ है, वहां पर वो बैठता है और उसके नीचे और भी अधिकारी बैठते हैं। अभी आगे बताऊंगा कौन कौन और बैठते हैं। हालांकि इस मुख्य निर्वाचन आयोग में सदस्य मात्र एक ही होता है, सारी की सारी पावर इसके पास ही होती है, सारे के सारे फैसले यही लेता है। लेकिन इसकी सहायता के लिए इस सचिवालय में और भी मेंबर्स होते हैं, सरकार ने इसको और भी मेंबर दे रखे हैं। तो इस सचिवालय में क्या है साथियों? राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी सहायता हेतु सचिव होता है। कौन होता है? सचिव होता है। सचिव को क्या बोला जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोला जाता है। इसको चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोला जाता है। देखो ये तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीईसी है, इसको बोला जाता है सीईओ, चीफ इलेक्शन कमीशन। यानी कि हर राज्य के अंदर एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। और ये अधिकारी वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन है, ये भी ध्यान रखना। और पहले जो है आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो वो थे आपके बीसी मोहंती, ये भी ध्यान रखना। और ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है साथियों, ये आपके एक आईएएस होता है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, आईएएस श्रेणी का अधिकारी होता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के अंदर नियुक्त किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार का एक अधिकारी होता है। और एक बात और ध्यान रखना, केंद्र सरकार का होगा अधिकारी तो, लेकिन राज्य में इसकी नियुक्ति करेगा कौन? तो राज्य में इसकी नियुक्ति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है कि आपके जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है। आप सोचोगे कि केंद्र की तरफ से आया हुआ है राज्य के अंदर, तो नियुक्ति राष्ट्रपति को करनी चाहिए, लेकिन नहीं, यह आ रहा है निर्वाचन आयोग के अंदर। तो ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये इसकी नियुक्ति करता है। किसकी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे बैठता है। आ जाओ, देखो इसकी जो संरचना है, कंप्लीट संरचना डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग के अंदर सबसे मेन जो आदमी होता है वो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है, जिसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हो। ठीक है, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या फिर 65 वर्ष जिसका कार्यकाल होता है। नियुक्ति जिसकी राज्यपाल करता है, जो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, और जिसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन सी पद्धति के द्वारा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, पहले आपके अमर सिंह राठौड़ थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। सबसे कम कार्यकाल एनआर भसीन का था। और वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता है। इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे होता है साथियों आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको सचिव भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। अच्छा, इनके नीचे होता है उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये कौन होता है? ये होता है उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी साथियों। ये भी एक आईएएस ही होता है, यानी कि ये भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही आया हुआ होता है। अच्छा सॉरी, आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वहां से तो ये सचिव साहब आते हैं। कौन? जो आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। और जो उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसको उप सचिव भी बोला जाता है, ये आपके आरएस कैटेगरी का अधिकारी होता है साथियों। आरएस की एग्जाम को पास करके ये अधिकारी बनता है। उसके बाद में आपके सहायक सचिव होते हैं, यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ये जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? ये भी आपके आईएएस ही होता है साथियों, जिसको डीएम भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। ध्यान रहेगी बात। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? आईएएस होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। इस प्रकार से इनका क्रम है। और जिला निर्वाचन अधिकारी के बाद में आता है आपके जिला पंजीयन अधिकारी। जिला पंजीयन अधिकारी से नीचे होता है रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको आरओ बोला जाता है। उससे नीचे होता है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको एआरओ बोला जाता है। उसके नीचे होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जिसको बीएलओ बोला जाता है। आपको जो इलेक्शन करवाने जाओगे वहां पर सबसे ज्यादा जनता के साथ कॉन्टेक्ट में बीएलओ रहता है, बूथ लेवल ऑफिसर। और कभी कभार कुछ घटना घट जाती है तो वहां पर एआरओ और आरओ ये लोग भी आते हैं। यानी कि जनता से सीधी डीलिंग करने का काम तो इन 3 लोगों का ही है। बाकी ये जो लोग हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भारी समस्या हो जाए तो ही सामने आते हैं, वरना ये ऑफिस में बैठ करके अपना काम करते हैं। तो ये संरचना है जिसमें अध्यक्ष एक ही होता है, सदस्य भी एक ही होता है। लेकिन इसकी सहायता के लिए, मैंने आपको बताया ना, इसकी सहायता के लिए सचिवालय होता है। और ये सचिवालय कहां पर है? ये है आपका जयपुर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जयपुर में जो सचिवालय है साथियों इसका, उस सचिवालय के अंदर ये बैठता है। और इसके साथ में और भी प्रकार के ये सदस्य होते हैं। और ये जो आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, जो कि सचिव होता है, इसके बारे में एक बात आपको और बता दूं कि ये कौन कौन से इलेक्शन करवाता है।
राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का और नगरीय निकायों का, इन दोनों का जिम्मा तो होता है किसके पास में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास में। ये बाकी लोग इसकी सहायता करते हैं, ये सारी की सारी प्लानिंग बन के जो कुछ फैसले लेना होता है, जो कुछ डिसीजन लेना होता है, या किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, हर चीज को सुलझाने की जिम्मेदारी इसके पास नहीं होती है। आ जाओ आपको मैं बता देता हूं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य क्या क्या होते हैं, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके कार्य क्या क्या होते हैं। देखो पहली बात तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों, इन दोनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग काम करता है। विधायक के चुनाव होने हैं, यानी कि आपके जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं है, या फिर आपके जो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का अगर चुनाव होना है उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है। वो तीनों के तीनों चुनाव देखता आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि केंद्र सरकार का अधिकारी होता है राजस्थान के निर्वाचन आयोग के अंदर। इसकी जिम्मेदारी होती है केवल और केवल पंचायती राज संस्थाओं के और साथ में नगरीय निकायों के चुनाव करवाने की, और उनको ये चुनाव चिन्हों का आवंटन करते हैं, उसके साथ में उससे संबंधित विवादों का निपटान करते हैं। तो चुनाव चिन्ह कौन देगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी देगा। मतदाताओं की सूची को तैयार करना, उनमें संशोधन करना, यह भी काम इन्हीं का होता है। स्थानीय निकायों यानी कि पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाना, चुनाव के अधीक्षण एवं निरीक्षण के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। अब ये जितने भी चुनाव अधिकारी है ना, इन सबकी नियुक्ति भी कौन करता है, मैंने आपको बताया ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करता है, अधिकारी की नियुक्ति। तो ये जितने भी अधिकारी है, इन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करेगा। और ये कौन है, ये मुख्य निर्वाचन आयोग का मेन पार्ट है, सब कुछ है जो यही है। राज्य विधानमंडल कोई अन्य काम सौंपे तो वो भी करता है, यानी कि राज्य का विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद, जो विधानमंडल है यानी कि एक तरीके का मंत्रिमंडल है, वो कोई और काम भी सौंप तक सकता है किसको, राज्य निर्वाचन आयोग को, उस काम को भी इनको करना होगा। इसके अलावा चुनाव संबंधी शिकायतों की पुष्टि होने पर चुनाव को स्थगित करना, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, चुनाव को स्थगित करने का अधिकार भी किसके पास होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ही होता है। यानी कि चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हुई, मान लो कि कहीं पर बोल दे कि चीटिंग हुई है साहब, अब उस चीटिंग की पुष्टि हो जाती है, गलत तरीके से चुनाव हुआ है, तो उस चुनाव को स्थगित करने का पावर किसके पास होती है, वो पावर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास होती है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो साथियों एक बार दिया हुआ फैसला होता है, उस फैसले को हाईकोर्ट के अंदर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। यानी कि चुनाव से संबंधित जितनी भी चीजें होती है स्वतंत्र तरीके से अपना काम करता है, इसके काम में किसी भी तरीके की हेरफेर नहीं होती है, यानी कि फिर ये अपनी ही मर्जी चलाता है सब कुछ, इसको जो चीज सही लगती है वही चीज करता ही है, चाहे चुनाव को स्थगित करना है, चाहे किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है, चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई बात होगी, सारी की सारी चीजें यही संभालेगा, हाईकोर्ट भी इसके साथ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा असाधारण परिस्थितियों के अंदर पुनर्मतदान कराना, अगर मान लो कहीं पर मतदान कैंसिल हो गया है, कहीं पर चुनाव कैंसिल हो गए, स्थगित हो गए, तो वापस पुनर्चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भी इसी के पास होती है। आचार संहिता लागू करना, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। आप सोचोगे कि आचार संहिता सरकार लागू करती है या फिर प्रशासन लागू करता होगा, आचार संहिता कब लागू होती है, आचार संहिता का मतलब होता है किसी भी राज्य के अंदर जब चुनाव होते हैं उससे 6 महीने पहले सरकार किसी भी प्रकार की कोई योजना लागू नहीं कर सकती, या जनता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकती, किसी भी प्रकार से पैसे नहीं दे सकती। वो बात होती है आचार संहिता के अंदर, ना कोई नौकरी निकालोगे आप, ना किसी प्रकार की योजना लागू करोगे, ना कोई लाभ दोगे जनता को। तो वो 6 महीने पहले जो आचार संहिता लागू की जाती है राज्य के अंदर, वो कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला देखो, चुनावी कार्यों को सुचारू रूप से करवाने हेतु राज्यपाल से पर्याप्त चुनावी मशीन के लिए आग्रह करना। अब देखो, ये राज्यपाल जो है इससे साफ जाकर के ये आग्रह करेंगे कि मुझे चुनाव करवाने के लिए ये चीजें चाहिए, और ये राज्यपाल केंद्र से सारी चीजें मंगवा करके इनको प्रदान करेंगे। अगला है आरक्षण संबंधी कार्य या फिर परिसीमन। आरक्षण संबंधित मतलब समझ गए कि चुनाव के अंदर कितनी सीटें एससी की होगी, कितनी एसटी की सीटें होगी, कितनी ओबीसी की सीटें होगी। चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं, चुनाव लड़ने वाले, उनके आरक्षण से संबंधित सारी की सारी चीजें और परिसीमन करने का काम भी इनका ही होता है कि इस वाले एरिया के अंदर जो है, जैसे होता है ना पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवा रहे हैं, तो आपकी जैसे पिसांगन पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति के लिए परिसीमन कर दिया कि इतने एरिया के लोग इस पंचायत समिति में जाकर के चुनाव करेंगे, इतने लोग यहाँ जाकर के वोट करेंगे, तो वो परिसीमन करने का काम है। चाहे आरक्षण संबंधी काम है, सारा का सारा किसका होता है, निर्वाचन आयोग का या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। अब यहाँ पर होती है आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना साथियों, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये क्या करता है, राजस्थान के अंदर चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का चुनाव करवाना हो, यानी संसद के चुनाव करवाना हो, या एमएलए यानी कि विधायकों के विधानसभा के चुनाव करवाने हो, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने हो, इन चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास होती है। इन चुनाव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कोई भूमिका नहीं होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी केवल और केवल पंचायती राज संस्थाओं का और नगरीय स्वशासन नगरीय संस्थाओं का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। आपसे
एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव भी करवाता है या फिर अन्य निकायों के चुनाव भी करवाता है इन दोनों के अलावा? तो नहीं, पंचायती राज और नगरीय निकायों का ही चुनाव करवाएगा मुख्य निर्वाचन आयोग या आपके जो राजस्थान निर्वाचन आयोग है, और किसी का नहीं करवाएगा। बाकी सबका चुनाव करवाने की जिम्मेदारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की होती है। वो सारे फैसले मुख्य निर्वाचन अधिकारी लेता है, जिसको चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोलते हो, जो कि एक आईएएस होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ये है आपके नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन। और पहले कौन थे? पहले थे आपके साथियों बीसी मोहंती। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पर अपना टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है साथियों। यहां से अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आ जाओ फटाफट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं बिना देरी किए। देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? कौन से अनुच्छेद में? ये पहला ही सवाल आ गया आपके साथ में। मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान के मूल संविधान में तो बात नहीं थी, 73वां और 74वां। देखो यहां पर मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, मैंने आपको बताया था रिवीजन करवाऊंगा, शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। इन सवालों के माध्यम से सारी चीजें कवर हो जाएगी आपकी। पहले ही बात यहां पे क्लियर हो रही है, मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया जाता 1992 के अंदर, और उस संविधान संशोधन के द्वारा 243 के और 243 जेड ए भाग 9 और भाग 9 ए के अंदर चीजें जोड़ी जाती है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए और नगरीय निकायों के लिए चुनाव आयोग होना चाहिए। तो कौन सा? एक तो 243 के और एक 243 जेड ए। ये दो अनुच्छेद है जो इससे संबंधित है। इसमें देखो जेड दिख रहा है, के दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो जेड केवल अकेला तो है नहीं, जेड ए है, अकेला ए भी नहीं, अकेला सी भी नहीं है, फिर के। अगर ऑप्शन में केवल ए के आया तो आप इसको चूज कर लोगे। और ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है? राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के और असिस्टेंट जेलर के एग्जाम में 2016 और 2018 वाले एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अगला देखो, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों पर विचार करो। यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है आपका, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जिसकी स्थापना कब होती है? जिसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1994 को। ध्यान रखना 17 जून 1994 को राज्यपाल आदेश जारी करता है, जो आपका पंचायती राज अधिनियम होता है 1994 का, उसके तहत, और 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसके बारे में बात बोल रहा है कि इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया जाता है। तो बात सही है क्या? ऑब्वियस ही बात है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के और 243 जेड ए, दोनों ही बातें बोल देता तो और अच्छा होता, लेकिन 243 के बोला है, जुलाई 1994 बोला, तो बात गलत नहीं है, बात सही है, क्योंकि जुलाई 1994 में तो गठन होता है और इस वाले अनुच्छेद के तहत ही होता है। अगला कह रहा है ये एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। बहुसदस्यीय आयोग है क्या ये? मैं पीछे ही बता चुका हूं शुरुआत में, ये एक सदस्यीय आयोग है। और ये सवाल देखो आरएस प्री के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2013 के एग्जाम में। अब देख लो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। यानी कि बहुसदस्यीय आयोग है, ये वाली बात गलत हो गई, ये एक सदस्यीय आयोग है। अगला कह रहा है इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंदर एक सचिव भी होता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे होता है सचिव, और वो राज्य के अंदर राज्य का निर्वाचन अधिकारी होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन है, और पहले कौन थे? बीसी मोहंती थे। तो ये वाली बात भी आपकी सही है। अगला देखो, ये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदान सूचियों को तैयार करता है और चुनाव करवाता है। तो ये वाली बात भी आपकी सही हो गई। यानी कि 1, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई, बेजे में घुस गई। निर्वाचन आयोग से कैसे सवाल आते हैं? अगला देखो, राज्य निर्वाचन आयोग है, एक सदस्यीय आयोग है, त्रिसदस्यीय, द्विसदस्यीय या बहुसदस्यीय? देख लो, असिस्टेंट जेलर में पूछा हुआ 2016 के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है? एक सदस्यीय आयोग है, और वो एक सदस्य कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो कि पहला आपके ओमजी थे और वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता है। सर्वाधिक कार्यकाल ओम सिंह का ही था और सबसे कम कार्यकाल एनआर भसीन का था। ये भी बात ध्यान रखना, एक सदस्यीय आयोग है आपका ये। अगला देखो, राज्य निर्वाचन आयोग है एक वैधानिक आयोग है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक आयोग है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर कार्यपालिका संस्था है, एक्शनल बॉडी है, या फिर भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है। भारत के चुनाव आयोग से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है, कार्यपालिका संस्था भी नहीं है, फिर क्या है? ये संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 के और 243 जेड ए, इन दोनों अनुच्छेद के अंदर बात बोली हुई है। इसके में पंचायती राज संस्थाओं के लिए और इसमें नगरीय संस्थाओं के लिए चुनाव आयोग होना चाहिए। तो ये एक संवैधानिक आयोग है। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। फिर से कह रहा हूं, बात ध्यान रखना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया जाता है साल 1992 के अंदर, और 1992 में 73वें संविधान का संशोधन का तो कौन सा? भाग 9, और 74वें संविधान संशोधन में भाग 9A, ये दो नए भाग जोड़े जाते हैं। इस भाग में भी 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़ते हैं, और इसमें 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक अनुच्छेद जोड़ते हैं।
और इन अनुच्छेदों के अंदर भी इसमें एक अनुच्छेद सामने आता है 243 के, और इसका एक अनुच्छेद सामने आता है 243 कौन सा, जेड ए। इन अनुच्छेद के तहत क्या किया जाता है, राज्य के अंदर निर्वाचन आयोग का निर्माण किया जाता है। अगला देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये देखो, ये सवाल पूछा हुआ है 2021 वाला जो आपका आरएस का एग्जाम था उसमें। इसमें कह रहा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 टे बोला है ना, टे का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, के। और जो जेड ए है, इस जेड ए का मतलब क्या है, अनुच्छेद ये और के। तो 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां तक तो बात सही बोली कि 243 टे या 243 के तक हुआ, लेकिन आगे बोल दिया अप्रैल 1994 में। तो साहब यहां पर बात गलत हो गई ना, जुलाई 1994 में हुआ था इसका गठन, ना कि अप्रैल में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एकल सदस्यीय आयोग है। तो ये बात तो सही है, एकल सदस्यीय, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। 100% सही बात है भाई। अगला कह रहा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है, सचिव भी होता है, जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। बता चुका हूं मैं आपको संरचना में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, उससे नीचे उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है ना, उप सचिव जिसको बोलते हैं, जो कि आरएस होता है या आईएएस होता है। तो ये वाली बात भी सही है। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कौन से कथन सही है। सही हो गया आपके 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये आरएस के एग्जाम 2021 में पूछा हुआ सवाल है। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उसके आधार पर ये सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो मैंने ये पीवाईक्यू सारे के सारे देख करके उसके आधार पर ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। इस क्लास को डिजाइन ही ऐसे करा है कि आपके एक सिंगल सवाल गलत ना हो। अगला देखो, ये आपके पटवार का जो 2021 का शिफ्ट सेकंड का था उसमें पूछा हुआ सवाल है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय लीजिए। सही निर्णय की बात कर रहा है, मतलब सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, ये मैं बता चुका हूं। राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं क्या है, नगरीय निकाय तो है, नगरीय निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों चीजें आती है। और पंचायतों के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वो तीनों चीजें आती है। त्रिस्तरीय प्रणाली है आपकी, बता रखा है पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली है ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो नगर पालिकाओं के चुनाव भी कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। सही बात है। अगला कह रहा है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना, तो चुनाव संपन्न करवाएगा, यही तो बात है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य। अब देखो यहां गड़बड़ हो गई, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इसको कोई बात बोलेगा क्या, नहीं साहब, भारतीय निर्वाचन आयोग से कोई संबंध ही नहीं है, इसका लेना देना ही नहीं है। ये तो केवल पंचायती राज नगर पालिकाओं के चुनाव ही करवाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अगला देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ये देखो गठन कब हुआ, ये आपसे पूछा है, कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, 2019, 18, 18, 20, 2023 ईओआरओ में पूछा, जेल प्रेरी में पूछा, और राजस्थान पुलिस का 2022 का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछ लिया है ना। इतने सारे एग्जाम में पूछा कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। गठन तो मैं रटवा चुका हूं आपको, 17 जून 1994 को तो राज्यपाल आदेश जारी करता है, और 1 जुलाई 1994 को क्या होता है, इसका गठन होता है। किसके तहत होता है ये गठन, ये गठन देखो यहां पर आपका रिवीजन हो रहा है। 1 जुलाई 1994 को पंचायती राज अधिनियम आता है आपका, कौन सा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। कब आता है ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आता है साल 1994 के अंदर। इस अधिनियम के बाद में 17 जून 1994 को राज्यपाल आदेश जारी करता है, और 1 जुलाई 1994 को आपके गठन कर दिया जाता है किसका, निर्वाचन आयोग का। अगला सवाल देखो, माह अगस्त के अंदर 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। ये भी देखो सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा हुआ 2022 के अंदर। तो देखो बीएल आर्य, डीबी गुप्ता, मधुकर गुप्ता या फिर उषा शर्मा। तो मधुकर गुप्ता आपको पता है 7वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त है, और 2022 में ये कार्यकाल ग्रहण करते हैं, और वर्तमान में भी कौन है, मधुकर गुप्ता ही है। पहले कौन थे, अमर सिंह राठौड़, सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल एनआर भसीन, जिनका दूसरा कार्यकाल था। अमर ने क्या करा, अमर ने इंद्र अशोक राम को प्रेम से क्या करा, शहद खिलाया, मधु खिलाया। पूरी की पूरी ट्रिक आपको बता रखी है, सातों के सातों आपको याद रखना है। अगला देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन करो। देखो आरएस में पूछा हुआ है 2013 वाले में, सही कथन चुनना है इसमें से जो कथन दिए हुए हैं। आरएस में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपके, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के कब से आपको बता रहा हूं। पहला देखो, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना। तो पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए तो ये सूची तैयार करता है, सही बात है। अगला कह रहा है राज्य की पंचायतों में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, तो दूसरी बात भी सही है, इनके लिए ही तो करवाता है ये निर्वाचन। अगला कह रहा है राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त निकायों की भी क्या करता है, ये निर्वाचन करवाता है, अतिरिक्त निकायों की, ये बात बोल दी इसने। तो अतिरिक्त निकायों की तो बात नहीं है साहब, ये आपने गलत बोल दी। ये केवल और केवल पंचायती राज और नगरीय निकायों का ही जिम्मेदारी है इसके पास, अतिरिक्त निकायों के लिए नहीं करेगा ये, और राज्यपाल के निर्देशन में नहीं करेगा ये, इसको विधानमंडल से निर्देश मिलते हैं। विधानमंडल इसके लिए जो कार्य डिसाइड करती है वो और एक्स्ट्रा कार्य कर सकता है ये। नगरीय निकायों के और स्थानीय निकायों के चुनाव के अलावा अन्य कोई काम करेगा तो विधानमंडल बोलेगी तब करेगा, ना कि राज्यपाल के निर्देशन में। अगला देखो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करना। तो भारत के निर्वाचन आयोग इसको क्यों सौंपेगा साहब, वो तो खुद ही कर लेगा, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। तो सही बात कौन कौन सी हो गई, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। पकड़ पा रहे हो यहां से सवाल कैसे अपन को सॉल्व करने होते हैं। अगला देखो, ईवीएम मशीन में नोटा बटन, ये थोड़ा सा हटके सवाल है। नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में हुआ, तो ध्यान रखना 14वें जो चुनाव हुए थे 2013 के अंदर, उसके अंदर नोटा का पहली बार प्रयोग हुआ था, और इसमें लगभग 1.91% वोट जो है वो नोटा के अंदर गए थे। 2013 में 14वें विधानसभा के चुनाव होते हैं, और इसके 5 साल बाद में 2018 में 15वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, और इसके बाद में अभी हाल ही के अंदर आपके 2023 के अंदर कौन से चुनाव हुए हैं, 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो वर्तमान में जो सीएम भजन लाल शर्मा जी है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है, वो 16वीं विधानसभा के अंदर है। ध्यान रखना 16वीं विधानसभा के अंदर टोटल कितनी महिलाएं हैं, 200 में से मात्र 20 महिलाएं हैं, ये भी बात ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। अगला देखो, वीपीएटी क्या है, ये देखो सूचना साही के पेपर में पूछा था, टेक्निकल पेपर था इसलिए टेक्निकल टर्म पूछ ली, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली, वीवीपीएटी। इसका मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये भी ध्यान रख लेना, वापस एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए आपके सामने लेके आ गया हूं मैं। अगला देखो, सही उत्तर दें, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, यह आरएस प्री 2016 में सवाल पूछा था। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, एक वैधानिक आयोग है, कार्यपालिक आयोग है, संवैधानिक संस्था है, या फिर चुनाव आयोग की इकाई। तो ये एक संवैधानिक आयोग है, बता चुका हूं आपको। अगला देखो, निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत हुआ। देखो 73वां 1992 और 74वां ये भी 1992। इसका कौन सा भाग 9, इसका कौन सा भाग 9A, इसके अंदर अनुच्छेद कहां से कहां तक जोड़े, 243 से लेकर के 243 ओ तक जोड़े। इसमें कहां तक जोड़े, 243 ओ से लेकर के 243 जेड जी तक जोड़े, और इनमें से एक एक अनुच्छेद उठा लिया साहब, कौन सा 243 के, और इसमें उठा लिया 243 जेड ए। इसके अंदर बोला पंचायती राज संस्थाओं के लिए इलेक्शन कमीशन होगा, इसमें बोला नगरीय निकायों के लिए इलेक्शन कमीशन होगा। तो दोनों संविधान संशोधन है, इसलिए 1 एवं 2 ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलो आगे देखो, राजस्थान निर्वाचन आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मात्र एक ही निर्वाचन आयुक्त होता है, और वो भी कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक ही। वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, नियुक्ति कौन करता है भाई बताओ, नियुक्ति में आपको बता चुका हूं कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ना कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह जरूर लेता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। बता चुका हूं 2002 के बाद से 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आयु पहले हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो सकता है, रिक्त कब हो सकता है, एक तो अपने पद से ये खुद त्याग पत्र दे देवे, एक इसकी उम्र हो जावे, यानी कि ये 5 साल इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर इसकी उम्र 65 साल हो जाए तो दे सकता है, या फिर इसको पद से हटाया भी जा सकता है। हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया के तहत। कह रहा है मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर तो ऑब्वियस ही बात है पद खाली हो जाएगा, फिर तो वापस से चुनाव करवाने पड़ेंगे, नेचुरल डिजास्टर है ये तो। स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, किसको देगा, राज्यपाल को देगा। पद से हटा दिए जाने पर हटाया भी जा सकता है, यानी कि तीनों ही बातें सही है। तो 1, 2 एवं 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछा हुआ सवाल है कि पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है उसको, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के द्वारा हटा सकता है। ठीक है साथियों, अगला देखो, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कौन से निर्वाचन आयोग की, यहाँ पर ये भारत के निर्वाचन आयोग की पूछ रहा है। जैसे राजस्थान के निर्वाचन आयोग का नियुक्ति राज्यपाल करता है, वैसे भारत वाले की कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पर अपने सारे के सारे पीवाईक्यू होते हैं कंप्लीट। अब करवाऊं क्या आपको, शॉर्ट नोट्स बनवाऊं क्या, चलो आ जाओ, थोड़े से शॉर्ट नोट्स भी बनवा देता हूँ। देखो क्या करना है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपका जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये कैसा आयोग है, ये संवैधानिक आयोग है, ये बात लिख लो हाथों हाथ यहाँ पर।
कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। और संवैधानिक के साथ में यहाँ पर लिख लो एक सदस्यीय आयोग है। यहाँ से आपके 2 सवाल सही हो जाएंगे। और ये एक सदस्यीय आयोग में ये एक सदस्य कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता है। संवैधानिक आयोग है तो क्यों है? मूल संविधान में बात थी क्या? मूल संविधान में बात नहीं थी, तो लिख लो मूल संविधान में बात नहीं थी। फिर कैसे संवैधानिक आयोग है? 73वां प्लस 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। कब? साल 1992 के अंदर। 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा जाता है और अनुच्छेद सामने आता है 243 के, और 74वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद सामने आता है 243 जेड ए। इन दोनों अनुच्छेद के तहत इसमें पंचायती राज और इसमें आपके कौन सी? नगरीय निकाय। इनके लिए क्या होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। अब यहां से ये बात बोल करके दोनों से निकल के आ जाता है सामने स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन निकल करके सामने आता है, फिर इसकी स्थापना की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं? स्थापना की। स्थापना कब होती है? स्थापना के लिए आपके एक अधिनियम आता है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। कौन सा अधिनियम? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। ये जो अधिनियम है कब आता है? साल 1994 के अंदर आता है। और इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? इस अधिनियम के तहत राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल आदेश जारी करता है। कब जारी करता है? 17 जून 1994 को आदेश जारी करता है। इसके आदेश जारी करने के बाद में 1 जुलाई 1994 को क्या कर दिया जाता है? इसका गठन कर दिया जाता है। बात समझ आ गई? संवैधानिक कैसे है? ये वाली एक स्लाइड आपको यहां से पूरी कवर करके। अब देखो, इसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन में ये एक ही सदस्य होता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की बात करें साथियों, किसकी? कार्यकाल की। कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सर्वाधिक कार्यकाल अमर सिंह राठौड़, न्यूनतम कार्यकाल NR भसीन, और वर्तमान में मधुकर गुप्ता है। दूसरी बात, इसकी अगर बात करें साथियों किसकी? नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। इसको अगर त्याग पत्र देना है, त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगा। अच्छा, अगर इसको पद से हटाया जाना है, किससे? पद से हटाना है, तो पद से हटाने के लिए क्या करना होगा? पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति हटा सकता है। और राष्ट्रपति भी कैसे हटाएगा? जिस प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार पर इसको हटाएगा। इसके अलावा ये एक सदस्यीय निकाय है, ये तो हो ही गया। इसके नीचे कौन होता है? इसके नीचे मुख्य सचिव होता है। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, एक ही पेपर के अंदर सारे के सारे नोट्स कंप्लीट बना लो। इससे नीचे कौन होता है? इससे नीचे मुख्य सचिव होता है। ये जो मुख्य सचिव होता है, ये एक IAS अधिकारी होता है, जिसको राज्य के अंदर क्या बोला जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोला जाता है, जो कि वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन है। और ये इसके नीचे काम करता है। बाकी MP MLA और आपके राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इसके पास होती है। ये केवल केवल कौन से चुनाव? नगरीय निकायों के और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। नगरीय निकायों के, स्थानीय निकायों के लिए चुनाव चिन्ह अलॉट करता है। चुनाव से संबंधित कोई समस्या होती है उसका निपटान करता है। चुनाव को कुछ शांतिपूर्वक संपन्न करवाने की जिम्मेदारी इसके पास होती है। और इसके साथ में जो अधिकारी होता है, इसको राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोला जाता है, जो कि वर्तमान में नवीन महाजन है। इस अधिकारी की नियुक्ति भी कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करता है। आई होप यहाँ पर तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में ये तीर के निशान लगा लगा करके जो है माइंड मैपिंग के थ्रू आप सारी की सारी चीजें याद कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अपना सब कुछ होता है कंप्लीट। और जो साथी नए जुड़े हैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ में, उनको एक बात बता दूं, डेली फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो। लगभग 11,000 प्लस टेस्ट आपको फ्री मिले हुए, 22,000 प्लस प्रश्न आपको फ्री मिले हुए। हर रोज एक एक सब्जेक्ट के 10-10 सवालों का टेस्ट फ्री में होता है। तो पैसे देकर के भले ना खरीद सको, एटलीस्ट फ्री में तो जाकर के टेस्ट दे ही लो। अब है अपनी क्लास का अंत। क्लास का अंत करने से पहले एक बात कहूंगा आप सब लोगों से, और वो बात यह है साथियों कि आपके माँ बाप के सपनों को देखो। ये बात पहली बात तो उसी विद्यार्थी को पता चलेगी जो कि लास्ट तक क्लास को देख रहा है। जिसने बीच में क्लास स्किप कर दी, बीच में गिव अप कर दिया, वो गया। आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेके बढ़ना होगा आगे। जब आप खुद सोच लोगे कि हाँ मुझे ही करना है सब कुछ, जो भी करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। और आगे की क्लासेस के अंदर मैं कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको बताने वाला हूं कि विद्यार्थी जीवन के अंदर अपन को किन किन चीजों को अपने साथ में अडॉप्ट करके चलना चाहिए, कैसी कैसी चीजें फॉलो करके चलनी चाहिए, जिससे अपन अपने फोकस और कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं। और उसके अलावा हम एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए किन किन चीजों को अपन फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। और आगे की क्लासेस में, आज वाली क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए इसको यहीं पर करते हैं समाप्त। और अपन अब मिलेंगे इसके बाद में फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के अंदर, कल ही मिलेंगे अपन। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।